30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो मुख्य विषय है उसके अंतर्गत 5 उपविषय दिए गए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगला वीडियो हमारा उपविषय 1 से संबंधित होगा। मुख्य विषय जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारित तंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। पारितंत्र को तो आप समझ रहे हैं, जैविक घटक है। जैविक घटक जो पारितंत्र के हैं, तो जैविक घटक में हम लोग आ गए, सभी सजीव आ गए। अब इन सजीवों के हेल्थ पे या इनके कल्याण के लिए पारितंत्र किस प्रकार अंतर संबंधित है, यही आपका मेन थीम है इस बार राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। तो इसमें जो 5 उपविषय दिए गए हैं, इन 5 उपविषय में जो आपका पहला उपविषय है वह उपविषय है अपने पारितंत्र को समझना। ठीक है, नो योर इको सिस्टम। ठीक है, अपने पारितंत्र को जानना। तो अपने पारितंत्र को जानने का अर्थ क्या हुआ कि हम पारितंत्र के बृहद रूप में नहीं जाने। स्थलीय पारितंत्र में तो पूरा स्थल का पारितंत्र आ गया, जलीय पारितंत्र में पूरा जल का पारितंत्र आ गया। आपके आसपास का जो स्थानीय पारितंत्र है उसको जानना, उसके साथ मानव स्वास्थ्य का या सजीवों के स्वास्थ्य के अंतर संबंध को जानना, इससे संबंधित है उपविषय 1। देखिए, व्यापक तौर पर यह उपविषय बच्चों को अपने आसपास स्थित जो पारितंत्र है उसकी खोज करने, पहचानने और इसका अध्ययन करने के लिए पारितंत्र के विभिन्न जो घटक है, जैविक और अजैविक, उनके अंतर संबंध, कार्य प्रणाली, पारितंत्र में उपस्थित कुछ प्रजातियों की भूमिका, जैव विविधता का पारितंत्र के साथ साहचर्य, पारितंत्र सेवाएं, पारितंत्रों पर मनुष्य की निर्भरता तथा मानवीय गतिविधियों का पारितंत्र पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनके बारे में जानने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना इस उपविषय का मुख्य विषय है। मुख्य उद्देश्य है कि बाल विज्ञानी अपने पारितंत्र को जाने और उनके साथ अंतर संबंध को जाने, कैसे जैविक और अजैविक घटक दोनों प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। आप देखें, बीमारियां आ रही है तो पारितंत्र से आ रही, ठीक है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं जो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये कहाँ है? आपके पारितंत्र में है, आपके इकोसिस्टम में। और इसको, इसके असर को या इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप यदि औषधि, प्राकृतिक औषधि का उपयोग कर रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं? वो भी पारितंत्र से ही ले रहे हैं। जैसे आपके इकोसिस्टम में कोविड का वायरस आ गया, तो कोविड का वायरस आ गया, वो इकोसिस्टम से आया, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप नींबू के रस का सेवन किए, गिलोय का सेवन किए, काढ़ा का सेवन किए, तुलसी, अदरक और काली मिर्च वगैरह डाल के। वो कहाँ से आया? वो भी तो आपके पारितंत्र से आया। तो क्या एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं? पारितंत्र के साथ, इकोसिस्टम के साथ मानवीय हस्तक्षेप बढ़ गया है। काफी हम छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ। उनका जो नेचुरल हैबिटेशन है वो अब बिखर रहा है। तो क्या उसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस प्रकार जो बाल विज्ञानी है वो प्राकृतिक पारितंत्र जो आर्द्र भूमि आपके आसपास का है, आर्द्र भूमि, नम भूमि जहाँ मॉइस्चर रहता है सालों भर, जो घास के मैदान है, मरुस्थल तो इधर नहीं हो सकते, पर्वत इधर नहीं है, लेकिन नदी का मुहाना है ना, तटीय इलाका है, वन भूमि भी कहीं कहीं है। इसका जो मानव निर्मित पारितंत्र है, मानव भी अपना पारितंत्र बनाया है, जैसे मछली पालन के लिए तालाब, खेती के लिए, कृषि के लिए जो है खेत बनाए हैं, वो उनका अपना पारितंत्र है, मानव निर्मित पारितंत्र। नेचर ने खेत नहीं बना दिया, वो नेचर तो
बस वन भूमि की तरह था, उसको हम वन को हटा करके हम उसको खेत का रूप दिए। ये मानव निर्मित पारितंत्र है। कृषि वानिकी क्षेत्र, बहुत सारे लोग अब वो एग्रीकल्चर से फॉरेस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। जो जहाँ खेती होती थी और ऊंचा जमीन है तो वहाँ पे लोग आम का पौधा, लीची का पौधा, इस तरह का पौधा रोपण करके वहाँ फिर वो वार्षिक खेती की तरफ होगी। आम तो वर्ष में एक ही बार फलता है, तो उसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं कि कौन साल भर जो है खेती करने जाकर, चलो इससे फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको वानिकी क्षेत्र में आप ले जा सकते हैं, कृषि वानिकी क्षेत्र, या उद्यान में हॉर्टिकल्चर काफी डेवलप कर रहा है, गेंदा की खेती काफी होने लगी है या फूलों की खेती काफी होने लगी है। तो इसको विशिष्ट इकाई के रूप में अवलोकन और अध्ययन हेतु आप चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो कृषक का आप चयन किए, एक कृषक है जो खेती कर रहा है और एक कृषक है जो उस जो पहले खेती किया करता था और अब वो उसको उद्यान के रूप में या फिर वो कृषि वानिकी के रूप में ले गया, फॉरेस्ट्री के रूप में ले गया, वहां पे पेड़ पौधे लगा दिए। अब दोनों के स्वास्थ्य के साथ अंतर संबंध देखें, दोनों के एनुअल इनकम के साथ अंतर संबंध देखें, दोनों के प्रॉफिट के साथ अंतर संबंध देखें और तब देखें कि कौन सा पारितंत्र बेहतर होगा। ठीक है। और यदि वो कृषि वानिकी है तो कृषि वानिकी से एटमॉस्फेयर पे हमारे जो पारितंत्र है वो क्या कितना प्रभावित हुआ, एटमॉस्फेयर पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और खेती से क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चे अपने अध्ययन के द्वारा स्थानिक जो आपके लोकल लेवल में उपस्थित है, यदि कोई अगर परिहार ब्लॉक का बच्चा है और यदि वो मुजफ्फरपुर का कोई अगर प्रोजेक्ट चूज कर रहा है तो ये कहीं से उचित नहीं होगा, उसका जो अध्ययन होगा वो वास्तविक नहीं होगा। अपने स्थानीय स्तर पर पारितंत्र को चुने, स्थानिक और सामयिक परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज से 10 वर्ष पहले पारितंत्र के संबंध में जो भी खामियां थी या जो भी अध्ययन का विषय था वो आपको नहीं चुनना। अभी वर्तमान में जो आपकी समस्या है, हाँ, इस बदलते परिवेश में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समस्या है उसको उठाना है और उसका वैज्ञानिक तरीके से आपको समाधान करना है। पारितंत्र के जो घटक है उसकी कार्य प्रणाली को भी खोजना है। पारितंत्र के जो घटक है जैसे जैव भूज रसायन चक्र, पारितंत्र पर एक डिटेल कंटेंट्स के साथ हम आपको लंबा वीडियो एक लाएंगे। अगला वीडियो हमारा तो NCSC रजिस्ट्रेशन से संबंधित होगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गाइड टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनका आग्रह हुआ कि रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। हम आपको एक डेमो रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे बहुत शॉर्ट वीडियोज में, ताकि आप अपने स्कूल्स में, अपने साइंस क्लब में, अपने घर बैठे अपने बाल विज्ञानी के जो परियोजना है उनका निबंधन आप करा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। अब वो जब हो जाएगा तो उसकी हार्ड कॉपी आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास जमा करनी है और उसका एक कॉपी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लगाना है। तो उसके बाद का जो वीडियो हमारा होगा, अगर एक वीडियो में आया तो एक, नहीं तो 2 वीडियोज में आपको पारितंत्र से संबंधित बहुत सारा कंटेंट्स आपके पास लाएंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में, प्रोजेक्ट पर काम करने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, पोस्टर्स बनाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आप तमाम चीजें आपको, बहुत सारा कंटेंट्स आपको मिल जाएगा, बहुत मदद मिल जाएगी। तो बच्चे जो हैं वो क्या करना है, उनको स्थानिक जो लोकल लेवल पे हैं और समय के साथ जो अभी रिसेंट टाइम में जो पारितंत्र का जो कार्य प्रणाली है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जो जैव भू रसायन चक्र में जो भी चक्र है उनकी क्या कार्य प्रणाली है, उनसे कैसे संबंधित है पारितंत्र, और उनके संधारणीयता के अनुसार पारितंत्र की स्थिति के संदर्भ में पहचान करना है और पारितंत्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु योजनाएं और मार्ग भी खोजना है कि हमारा जो स्थानिक पारितंत्र है, जो अभी अंतर संबंध जहां अगर विच्छेद हो गया है या उसमें कमी आ गई है या इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, तो सिर्फ समस्या उठा के नहीं छोड़ देना है, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपका समाधान पूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, अभी उस पर कुछ भी काम हुआ हो, कुछ काम करना बाकी हो, फिर भी ये चलेगा, क्योंकि आप जो
फ्यूचर एक्शन प्लान जो आप लास्ट टॉपिक देते हैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले, वो फ्यूचर एक्शन प्लान जो नवतिक कार्य योजना है वो यही हुआ कि एक परियोजना अभी चल ही रही है और भविष्य में भी इस पर ये कार्य करने की आवश्यकता है। अब इस उपविषय से संबंधित कुछ जो प्रस्तावित परियोजनाएं हैं आपके कैटलॉग में दी हुई है। अब इसी परियोजनाओं को या इससे संबंधित कुछ अन्य परियोजनाओं को हम आपके स्थानिक लेवल पे, लोकल लेवल पे कैसे ले जाएंगे, इसके संदर्भ में आपको डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको परियोजना के जो विषय होंगे उस परियोजना शीर्षक के चयन में आपको सुविधा हो। जैसे पहला इसमें आपको कैटलॉग में दिया था कि एक विशिष्ट स्थानिक क्षेत्र के स्थलीय जलीय पारितंत्र में जैव विविधता के जैविक घटकों में मौसम के अनुरूप परिवर्तन का अध्ययन। अब एक विशिष्ट स्थानिक क्षेत्र है। अब विशिष्ट स्थानिक क्षेत्र आपका गांव, आपके गांव का वार्ड वो हो गया। कैसे मान लीजिए कि अगर सोनबरसा प्रखंड के मुसहनिया गांव में, ठीक है, और स्थलीय पारितंत्र है तो स्थलीय पारितंत्र में जो भी आप वार्ड लेना चाहते हैं, यहाँ के पारितंत्र में जैव विविधता के जैविक घटक में कौन आ गए? सारे सूक्ष्म जीव आ गए, पादप आ गए, जंतु आ गए, कुत्ते होंगे, बैल होंगे, गाय होंगे, भैंस होंगे, जो भी पालतू पशु हैं, पक्षियां होंगी, कौवे हैं, या जो भी पशु पक्षी आपके उस पारितंत्र में होंगे, उसमें मौसम के अनुसार क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, मौसम का इफेक्ट होता है। तो मौसम और जलवायु में अंतर है, तो मौसम का क्या इफेक्ट हो रहा है, बरसात में उनके साथ क्या समस्या हो रही है, क्या संबंध है, कहीं वो पलायन तो नहीं कर जाते हैं, और अगर पलायन वो कर जा रहे हैं और यदि वो पारितंत्र को सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो अगर पलायन नहीं करे, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो ठीक है, मानव जो है वो मानव तो खैर सरकार मदद करती है उसके लिए, उसको जो है वो नाव के सहारे कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। आपका पालतू पशु है, बैल है, गाय है, भैंस है, उसका भी आप कोई उपाय कर लेते हैं। लेकिन जो पशु पालतू नहीं है उसका तब कोई उपाय नहीं करते। कुत्ता के लिए आप कोई उपाय नहीं करते, बिल्ली के लिए कोई उपाय नहीं करते, चूहा के लिए कोई उपाय नहीं करते, सांप के लिए कोई उपाय नहीं करते। क्या इससे अगर मान लीजिए कि वो बाढ़ बहुत दिनों तक रह गया, बाढ़ का पानी, क्या उसका पारितंत्र उससे इफेक्टेड हुआ या नहीं हुआ, और यदि हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, और ये एक समस्या बनी और समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो पहला जो आपको प्रस्तावित परियोजना थी, इसके संबंध में आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको फिर भी इसको समझने की आवश्यकता होगी तो कमेंट में डालें या वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। सेकेंड आपका जो प्रस्तावित परियोजना था वह है कि स्थानीय संदर्भ में सीमेंट एवं मिट्टी की बनी जल निकासी व्यवस्था जो ड्रेनेज सिस्टम है के इर्द गिर्द पारितंत्र के जैविक घटकों का तुलनात्मक अध्ययन। ड्रेनेज सिस्टम अब तो गांव-गांव हो गया है, शहर में तो है ही। ड्रेनेज सिस्टम दो प्रकार के हैं। एक तो जो सीमेंट से सीमेंटेड कर दिया गया पक्का नाला जिसको आप कहते हैं, एक कच्चा नाला है जो क्या हुआ कि जिसको पैनी की तरह चीर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि उसको बस गड्ढा हल्का कर दिया गया और जल निकासी उसको करके हो गई। ठीक है, अब आपको स्थानीय संदर्भ में, जैसे मान लीजिए कि अब आप कोई एक डुमरा प्रखंड के परसौनी गांव में पक्के एवं कच्चे, जिसको कह सकते हैं, या सीमेंट एवं मिट्टी की बने नाले के इर्द गिर्द पारितंत्र के जैविक घटकों का तुलनात्मक अध्ययन। आपको अपना लोकल ले लिए। अब पक्का नाला जो है वो क्या होगा कि जैविक घटकों के साथ, जैसे मान लीजिए कि आप मिट्टी में कोई चीज डाल देंगे जो बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में तो मिल जाएगा,
मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी में अपघटक भी हैं, ठीक है, और अपघटक क्या करेंगे, उसको अपघटन कर देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो पक्का नाला होगा वहां अपघटक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये अध्ययन का विषय है कि क्या दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन है, कौन सा नाला बेहतर होगा। अब ये समस्या आई तुलनात्मक अध्ययन की, तो आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि आपके नजर में कौन सा नाला बेहतर हुआ। ये आपको पूरे वर्ल्ड के नाले या बिहार के नाले या इंडिया के नाले से मतलब नहीं, आपके अपने जो स्थानीय क्षेत्र में जो दो तरह का नाला मौजूद है। ये कच्चा नाला तो लगभग गांव में तो हर घर से निकलता है, बहुत कुछ ही घर ऐसे हैं जिनके यहाँ से पक्का नाला निकलता है। कच्चा नाला लोग जो है पानी निकासी के लिए बस पानी को हल्का जो है गड्ढा कर देते हैं, वो जाके पानी में मिल जाता है। तो कौन सा बेहतर हुआ, ये आप अध्ययन के बाद आपको अनुमान लगेगा कि कौन सा बेहतर हुआ, क्योंकि ये जो जैविक घटक है, जैविक घटक वहां कौन कौन प्रभावित हुआ, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो घटक रहते हैं, वो सब जैविक घटक से रिलेटेड हो गया वो। तो उस नाले के साथ उस जैविक घटकों का क्या अंतर संबंध हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, इसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। तो सेकेंड जो प्रस्तावित परियोजना है, हमें लगता है कि उसको भी आप अच्छे से क्लियर आपको हो गया। थर्ड जो प्रस्तावित परियोजना है, परियोजना तो प्रस्तावित किया गया, इसको आप चेंज कर लिए अपने हिसाब से स्थानीय संदर्भ में। थर्ड जो प्रस्तावित परियोजना है वह है कि पीपल वृक्ष या बरगद वृक्ष के आच्छादन क्षेत्र के पारितंत्र के घटकों, कार्यों एवं पारितंत्र सेवाओं का मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण के संदर्भ में अध्ययन। देखिए अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, लोग टीवी में मोबाइल्स में लगे होते हैं अपने खाली समयों में। लेकिन अगर थोड़ा अभी भी ग्रामीण परिवेश में जाएं और जो ओल्ड एज के लोग हैं, अगर गर्मी का महीना है तो वो जो वहाँ पे गांव में जो पीपल का वृक्ष है या बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे छांव होता है, उसके आसपास बैठ के वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं। तो अब तो लोकल जो इंटरेक्शन है, जो संवाद है लोगों में, वो परस्पर संवाद बहुत कम हो गया है। लोग अब उसी संवाद को फोन करके बता देते हैं, व्हाट्सएप करके बता देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। लेकिन जो आपसी जो संवाद था, आपस में जो वार्तालाप था, उसका जो मजा था वो इसमें नहीं। तो पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष या अन्य कोई भी छायादार वृक्ष जो वो आच्छादन है, तो पारितंत्र के लिए बहुत बड़ा घटक, वो अपने आप में बहुत बड़ा पारितंत्र है। जैसे वहां पे जो अगर पेड़ में घोंसला है, पेड़ पर घोंसला है, घोंसला में ढेर सारी पक्षियां हैं, उसमें जो खोखला है, छेद है, उसमें सांप है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसके नीचे जो है वो सूक्ष्म जीव सब हैं, चूहा है उसके आसपास, और जब चूहा है तो सांप है, ठीक है। तो इस प्रकार वो जो पेड़ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पाइथन है। तो क्या उसका जो है मानव स्वास्थ्य और कल्याण के साथ क्या अंतर संबंध है, इसको आप बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गांव है, डुमरा प्रखंड के बनचौरी गांव में, हाँ, बरगद वृक्ष के पारितंत्र के साथ मानव स्वास्थ्य के संबंध का अध्ययन हो गया। अब वहां के पारितंत्र का अध्ययन कर लिए कि मान लीजिए कि ऐसे लोग को आप चुने जिनका जो रेसिडेंस है, जो आवास है, उस बरगद वृक्ष के आसपास है, और ऐसे लोगों को चुने जो उस बरगद वृक्ष के से दूर उनका आवास है और उनके आसपास कोई बड़ा सा वृक्ष नहीं। अब दोनों के स्वास्थ्य पे जो औसत स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य किस प्रकार है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है वहाँ जो और अन्य जो जैविक घटक उनके साथ क्या अंतर संबंध है, तो इसके संबंध में बहुत सारा स्टडी आप थर्ड जो प्रस्तावित परियोजना है उसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। तो तीन उपविषय, इस उपविषय में जो तीन प्रस्तावित परियोजनाएं थी वो आपका क्लियर हो गया। ढेर सारा काम इस उपविषय पर किया जा सकता है। इसी तरह से हम हर उपविषय के संबंध में आपको
डिटेल आपको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको परियोजना के चयन में कहीं कोई परेशानी ना हो। चौथा आपका है कि विभिन्न भू परिदृश्य में स्थानीय वनस्पति जात एवं प्राणी जात का वितरण एवं इसके महत्व का अध्ययन। अब स्थानीय फ्लोरा और फौना, जो वनस्पति से रिलेटेड हो गया फ्लोरा, जो जंतु से रिलेटेड हो गया फौना, तो आपके स्थानीय स्तर पर, आपके गांव में, आपके वार्ड में जो वनस्पति की प्रजातियां हैं और जो पादप की प्रजातियां हैं, उनका वितरण किस प्रकार है और इनका क्या महत्व है। जैसे कुछ खास तरह के पक्षी होंगे जो किसी खास तरह के गांव में होंगे, कुछ खास तरह के पौधे होंगे जो किसी खास तरह के गांव में होंगे। एक ही गांव के अब दो वार्ड का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि गांव में ये सब है, एक गांव में एक नहीं है, तो उनका अब क्या प्रभाव हुआ, जिस गांव में है उनमें सकारात्मक हुआ कि नकारात्मक हुआ, जिस गांव में नहीं है उसमें सकारात्मक हुआ कि नकारात्मक हुआ, और इसके आधार पर आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो चौथा जो प्रस्तावित परियोजना है ये भी आपका क्लियर हो गया। स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पे आपको लेना है, उसका मैप बनाना निश्चित तौर पे आप नहीं भूलें। पांचवा जो आपका प्रस्तावित परियोजना है वह है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्राकृतिक रीड बेड की भूमिका का अध्ययन। जो नेचुरली जो प्रदूषक नियंत्रक हैं, ठीक है, वो आपका जो है वो बेहतर है कि हमारा जो भी आर्टिफिशियल है या जो केमिकल युक्त है या जो कहेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो प्रदूषण नियंत्रण है वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए एक प्रोजेक्ट हम बनाए थे संभवतः 2003 या 4 में, जो प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे गया था और ए ग्रेड लेके आया था, वह उस प्रोजेक्ट में था, वो प्रोजेक्ट लागू भी हुआ जैसा सर बता रहे थे। वो प्रोजेक्ट था कि जैसे हम आरओ से पानी को फिल्टर करते हैं, ठीक है, आरओ से पानी को फिल्टर करते हैं तो आपको ये सुनते होंगे कि बहुत सारा मिनरल वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी के लिए जो आवश्यक मिनरल है वो मिल नहीं पाता, जो चापाकल के पानी में आपको उपलब्ध है लेकिन वो आरओ के पानी में नहीं मिल पाता, क्योंकि जब वो सूक्ष्म जीव को एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं जाने दे सकता है, निश्चित तौर पर उसके साइज का जो मिनरल होगा उसको भी नहीं जाने देगा। और वो जो मछली से, घोंघा से, बालू और कंकर से वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था, और उस पानी का जब लैब में टेस्ट कराया गया था तो वो उसमें कुछ सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं थे, और उसमें कुछ और स्टेप्स थे, 3 चैम्बर्स बनाए गए थे। हो सकता है मेरे पास उसकी कॉपी अभी भी हो, अगर खोजेंगे यदि मिल जाएगा तो फिर अगर कोई अगर चाहेंगे तो उनको हम दे सकते हैं देखने के लिए। तो वहां पे यह देखा गया कि वो जो पानी है जो नेचुरली चीज से फिल्टर किया गया है उसमें मिनरल मौजूद है और इसमें मिनरल मौजूद नहीं है। दोनों को पीने वाले के स्वास्थ्य का अध्ययन भी किया गया, डिटेल स्टडी की गई थी और उससे निष्कर्ष निकाला गया था, उस पर फिर टेस्टिंग भी हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ जो है आप रीड बेड की क्या भूमिका है आपके स्थानीय लेवल पे, इसका भी स्टडी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो पांचवा जो प्रस्तावित परियोजना थी इसको भी आपको क्लियर हो गया। छठा आपकी प्रस्तावित परियोजना है कि अपने स्थानीय क्षेत्र के एक फसली कृषि जो मोनोकल्चर और बहुफसली कृषि क्षेत्रों में सतह पर उपस्थित जैव विविधता का अध्ययन। अब जैसे मान लीजिए कि मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर समझते हैं कि मोनोकल्चर में एक समय में एक खेत में एक ही पौधा लगेगा, धान तो धान, गेहूं तो गेहूं। अब बहुफसली हो गया कि वहां पे एक साथ एक फसल लगाया जाए। अब गेहूं है तो अब देखते हैं अक्सर ये देखा जाता है गेहूं में चना भी दे दिया जाता है, राई या मूंग भी दे दिया गया, तिलहन भी दे दिया। तो उस दोनों में आप अपने गांव के क्षेत्र का चयन कीजिए कि वहां पे जो दोनों तरह के जो फसल हैं, दोनों तरह की जो खेत होती है, एक खेत ये चूजिए एक खेत ये चूज किए, और दोनों में जो जैव विविधता है, जैव विविधता का अर्थ हुआ कि वहां पे जो आपको जैव विविधता में प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, कीड़े आ गए, तो
दोनों कीड़े में क्या फर्क है और उसका पाइथन से क्या इफेक्ट है, इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर काम किया जा सकता है। अगला प्रस्तावित परियोजना है कि बाघ पाइथन जो ऑर्किड इकोसिस्टम है उसके प्रभाव में विघटित हो रहा है भूसे के ढेर, लकड़ी के कुंदे पर पारितंत्र अनुक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है उसके प्रोसेस का स्टडी आपको करना है ना। जैसे मान लीजिए कि भूसा का ढेर डिके हो रहा, फंगस लग जाता है वो डिके हो रहा, या लकड़ी के कुंदे को भी देखेंगे उस पर जो कुंदी वगैरह आ गया है वो डिके हो रहा, तो उसका जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, पारितांत्रिक अनुक्रमण हो रहा है, वो कैसे कैसे होता है, कौन से जीव आते हैं, क्या करते हैं। अब स्थानीय लेवल देखेंगे आपके, अगर मान लीजिए घर के बाहर अगर कोई लकड़ी का बहुत बड़ा लकड़ी का एक अगर मान लीजिए कि लगा हुआ है, डाली रखा हुआ है बहुत दिनों से, देखिएगा उस पर धीरे 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 वो डिके कर रहा है, बरसात का पानी पड़ रहा है, नमी आती है वो डिके कर रहा है, ये अगर भूसा है वहाँ हल्का पानी वगैरह पड़ गया तो डिके करना शुरू होता है, हल्का गंध आना शुरू होता है। तो वो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है वो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका स्टडी आप कर सकते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। 8वां प्रस्तावित परियोजना है अपने स्थानीय क्षेत्र के प्रदूषित एवं गैर प्रदूषित आर्द्र भूमि का तुलनात्मक अध्ययन, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी लोकल क्षेत्र है ना, तो लोकल क्षेत्र है तो उसका जो भी पॉल्यूटेड एरिया और नॉन पॉल्यूटेड एरिया है, और दोनों वेटलैंड है यानी आर्द्र भूमि है, मतलब हमेशा नमी बनी रहती सालों भर, उस दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यदि नमी एरिया है तो एक जगह प्रदूषक मौजूद है और एक जगह प्रदूषक नहीं मौजूद है, तो दोनों में क्या अंतर है। हो सकता है कि जो आर्द्र भूमि में जहाँ प्रदूषक मौजूद है वही बेहतर हो, वही अब गठन कर रहा हो, ये भी अध्ययन का विषय है। आप स्टडी करेंगे तब कुछ कंक्लूजन आप निकालेंगे। और आपके गांव में, आपके स्थानीय क्षेत्र पर, ये पूरे स्थल मंडल का, पूरे जिला का आपको नहीं लेना। जैसे आपके गांव में जो एक प्रदूषित आर्द्र भूमि है ना, जैसे मान लीजिए कि गांव के कचरे सब एक ऐसा जगह होगा नदी के किनारे या तालाब के किनारे या पोखर के किनारे या गड्ढा भूमि जहाँ पानी हमेशा जमा रहता है और वहां पे लोग कचरा फेंका करते हैं, तो एक वो भूमि होगी। एक भूमि हो गया जहाँ कचरा नहीं फेंका जाता, जो प्रदूषित नहीं है, जहाँ से गंध नहीं आती है। दोनों के बीच क्या तुलनात्मक स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है, तो ये भी आप कर सकते हैं, अच्छा काम किया जा सकता है। 9वां प्रस्तावित परियोजना आपका है कि विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के जैव घटकों पर जल जमाव के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, जैसे आपका जो स्थानीय क्षेत्र है ना, जैव घटक पर जल जमाव होगा, जैव घटक में जैसे केचुआ होंगे या अन्य जीव होंगे और पेड़ पौधे होंगे, वहां हमेशा जल जमाव रहता है ना। तो उस जल जमाव का क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है कि नकारात्मक पड़ता है, क्या पड़ता है, उसका स्टडी आप लोकल लेवल पे कर सकते हैं। अगला आपका प्रस्तावित परियोजना था नदी के किनारों अथवा आर्द्र भूमि पारितंत्र का मानव कल्याण में योगदान का अध्ययन। जो रिवर के पास या जो आर्द्र भूमि है, जो नमी युक्त है, तालाब पोखर है, उसके किनारे का जो भूमि है, तो वह जो उसका जो इकोसिस्टम है वह मानव कल्याण में योगदान उसका क्या है, वो सकारात्मक योगदान है कि नकारात्मक योगदान है, वो मानव को बीमार कर रहा है कि मानव को स्वस्थ कर रहा है, इसका स्टडी आप कर सकते हैं अपने स्थानीय क्षेत्र में। तो ये 10 प्रस्तावित परियोजनाएं थी और इस परियोजना के आधार पर जो स्थानीय क्षेत्र का चयन करके इसमें बहुत सारा चेंजिंग करके आप प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको इसमें से कुछ और भी बेहतर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप फोन से पूछ सकते हैं या कमेंट में डालेंगे, तो इससे और अधिक प्रस्तावित परियोजनाएं हम आपको बताएंगे, फिर उसको वीडियोस के माध्यम से डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अन्य उप विषय को भी लेकर चलना है तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको परियोजना का जो रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीयन करना, जिसकी अंतिम तिथि अब आ रही है, तो बहुत पास आ गई है, उसका हम आपको कैसे करना है वो आपको हम ऑनलाइन आपको डमी रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे करना है, ताकि आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अगले वीडियो में हम उप विषय 2 से संबंधित जो
प्रस्तावित परियोजनाएं हैं उसको लेकर